वंदे मातरम साथियों, आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ, आज हमारे साथ हैं भवानी शंकर जी पारिक, जो प्रारंभ जिन्होंने अपना करियर का किया वो FCI से किया, बाद में स्कूल लेक्चर बायोलॉजी रहे, वर्तमान में जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर में कार्यरत है। और इनके अनुभव हमारे जूलॉजी के विद्यार्थियों को और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भवानी शंकर जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। एक अभ्यर्थी होता है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, जैसे आज हम जूलॉजी की बात कर रहे हैं, उसके मन में ये सबसे पहले तो शंका रहती है कि मैं अपने सब्जेक्ट को कहाँ से प्रारंभ करूं। तो आप उसे क्या सलाह देना चाहेंगे कि एक जूलॉजी सब्जेक्ट है, जूलॉजी का कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, वो स्टार्टिंग अपनी कहाँ से करें? जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे इस चैनल पे लाए। और आपका भी धन्यवाद सर कि आपने अमूल्य समय दिया हमें। और सभी जो अभ्यर्थी जो जूलॉजी की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं कॉलेज लेक्चर के लिए, उन सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे आपकी सभी का सिलेक्शन हो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जो एग्ज़ाम है, चाहे आप कॉलेज लेक्चर है या स्कूल लेक्चर है या IAS है या RAS है, एक पटवारी का एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम है उसकी अपनी एक, जहाँ तक मेरा मानना है, अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, अपनी एक रणनीति होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप IAS को क्वालिफाइड कर लो तो आप पटवारी का एग्जाम निकाल दो, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उसकी एक अपना अलग सिलेबस है, अपनी एक अलग रणनीति है। हाँ, हर पेपर की, हर एक भर्ती की अपनी एक अलग रणनीति। आपको ऐसे बताते भी होंगे, इनके मैं सुनता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, आप हमारा अनुभव आपके ही हमें लेने आज जी, तो हमारे विद्यार्थियों। तो मेरा मानना है कि वो जो रणनीति है वो बिल्कुल एक एग्जाम के हिसाब पे, एग्जाम पे डिपेंड करती है कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो। दूसरी बात, जो वो रणनीति है वो व्यक्ति विशेष की भी होती है। जरूरी नहीं है कि जो रणनीति लेके मैं चल रहा हूँ वो कोई दूसरा व्यक्ति है उसको फॉलो करे और वो सफल हो जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरी जो क्षमताएं हैं या मेरी जो रुचियां हैं वो अलग हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की क्षमताएं या रुचियां अलग हो सकती हैं, तो उसके लिए अपनी एक अलग रणनीति होती है। तीसरा, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। साहित्य का जो सब्जेक्ट है या जो कला के सब्जेक्ट हैं उनकी एक अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, या जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो बुक का सिलेक्शन है वो एक अलग हो सकता है। तो जो रणनीति है वो सब्जेक्ट वाइज, पर्सन विशेष पे और एग्जाम वाइज ये डिपेंड करता है। जहाँ तक जूलॉजी का सवाल है, मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका सिलेबस क्या है, चूँकि ये जो एग्ज़ाम है वो RPSC कंडक्ट करवा रही है। और जहाँ तक बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो RPSC के इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम दे चुके होंगे, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो वर्तमान में स्कूल लेक्चर पे पद पे होंगे या सेकंड ग्रेड होंगे या किसी और पोस्ट पे होंगे, तो उनको एक लंबा अनुभव है कि RPSC का जो पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है वो कैसा होता है। तो आप सबसे पहले तो RPSC के पेपर को स्टैंडर्ड को देखिए। आप देख सकते हैं कि RPSC में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति जिसने नेट और JRF कर रखा है, बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जिनका नेट क्वालिफाइड है या JRF भी है और वो PhD में इनरोल है या उनका PhD भी कंप्लीट हो चुका है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि उस नेट और JRF का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, RPSC उसके सामने कहीं नहीं टिकती है, ये मेरा मानना है। उसमें आप देखोगे कि नेट JRF का जो पेपर होता है बहुत कंसेप्चुअल होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, जहाँ तक C पार्ट का सवाल है। जबकि RPSC एक सीधे क्वेश्चन पूछती है जिसमें आपको जनरल एक इन्फॉर्मेशन आप रखते हो उसके बारे में, तो आप उसका आंसर कर सकते हो। हाँ, लेकिन उसमें आपको एक ब्रॉड सेंस रखना पड़ेगा, आपको बहुत सारी जानकारियां जुटानी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब आप उसके बारे में, अगर छोटी जानकारी भी आप नॉर्मली भी आपने उस चीज़ को पढ़ा है तो आपके वो क्वेश्चन है वो क्लिक कर जाता है। तो जहाँ तक जूलॉजी का सवाल है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सबसे पहले तो सिलेबस को देखिए, उसके टॉपिक्स को देखिए और उस पर आप 1 मिनट, आप सबसे पहला काम ये कीजिए, आप पेपर लीजिए, पेन लीजिए, आप बैठिए आराम से और सिलेबस को नोट कीजिए, पूरा उसका गहन अध्ययन कीजिए। उसके बाद में मैं आपको ये कहूँगा कि अब आप जो हैं सबसे पहले बुक सिलेक्शन कीजिए, सबसे पहला काम अपना यही होना चाहिए। जहाँ तक मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस मुकाम तक पहुँचे, आपने MSc किया है, इससे पहले आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने नेट JRF की प्रिपरेशन की है, तो आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, यानी आपका जो ज्ञान का क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, विषय के प्रति जो समझ है वो आपकी काफ़ी बन चुकी है, ऐसा आप मान सकते हैं। यानी आपने खूब हार्ड वर्क किया है। अब आपको जो अब करना है वो करना है स्मार्ट वर्क।
क्योंकि हार्ड वर्क आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। अब आप उन्हीं किताबों के दौरान में लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बाय एग्जांपल आपको कहूँ कि आपको जेनेटिक्स पढ़ना है, आप बेंजामिन आपने पहले पढ़ी है या आपने ग्रिफिथ पढ़ी है, अब आप उस बुक को लेके बैठ जाओगे, वो रामायण जितनी मोटी किताब है, आप उसको, मुझे नहीं लगता कि 1 महीने या 2 महीने में उसको कंप्लीट कर पाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसी बहुत सारी बुक हैं, ढेरों बुक हैं, जिनको आप अगर लेकर बैठ जाओगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। और मैं मानता हूँ कि जो बंदे सेलेक्ट होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं। नॉलेज बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से, पेपर के हिसाब से कैसे प्रिपरेशन करनी है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो जो कुशलता है, वो जो कौशल है, वो कौशल ही अंततः सफलता दिलाता है। तो वो जो कौशल आप में है तो आप उस हिसाब से कीजिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ बुक हैं वो बाद में आपको रिकमेंड करूंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं यही कहता हूँ, आप पर्सन विशेष पे डिपेंड करता है रणनीति। आपने क्या पढ़ा है वो आपको तय करना है कि आपको आगे क्या पढ़ना है। हम जो है या मेरे जैसे और जो लोग हैं वो आपको केवल गाइड कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप सिलेबस को नोट कीजिए, उसके बाद में उसके हिसाब से बुक्स डिसाइड कीजिए। बुक वो डिसाइड कीजिए जो आप कम समय में उसको तैयार कर सको। तीसरी बात, आप आरपीएससी के पेपर के स्टैंडर्ड के अनुरूप जो क्वेश्चन पेपर जो पुराने आपको मिल जाते हैं, या फिर जो ऐसी किताबें जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आप जरूर साथ साथ में हल करते जाइए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे। कई बार हमको पूरा नॉलेज होता है, हम विषय के बारे में पूरा जानते हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशंस हम नहीं जानते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड आ जाता है और हम उसको क्लिक नहीं कर पाते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीधे के सीधे कहीं से उठा के रख दिए जाते हैं और एक झटके में हमें उसका आंसर है वो अपने दिमाग में क्लिक हो जाता है, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो अनुभवों से ये चीज़ें हैं वो हासिल होती हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रत्येक टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने ज्ञान के अनुसार जो आपने पहले पढ़ा है उसके अनुसार बुक तय कीजिए, किताबें डिसाइड कीजिए, उन किताबों को नोट कीजिए। उसके बाद में किसी से ज़्यादा सलाह लेने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि मैं जो किताब बताऊं वही किताब आप पढ़ें, ये जरूरी नहीं है। आपने जो किताब पढ़ी है, चूज द वन बट चूज द बेस्ट। आपने जो किताब पढ़ी है उस किताब को आप ध्यान में रखें, आप उसी को फॉलो करें, उसी को आप पढ़ें और उस हिसाब से अपनी तैयारी में जुटे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि उस किताबों की सूची बनाएं और फिर उसी किताबों को पढ़ें। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, दूसरे लोगों से ज़्यादा सलाह लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, सभी की राय जरूर लें, लेकिन करें वही जो आपको ठीक लग रहा है। सर, वास्तव में ही आपने सारगर्भित बातें बताई हैं हमारे विद्यार्थियों को कि सबसे पहले सिलेबस लें और जो पहले से आपने पढ़ रखा है उसको कंटिन्यू रखें। प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है, उसमें जैसे साइकोलॉजी में एक होता है व्यक्तिक विभिन्नताएं, तो वो व्यक्तिक रूप से विभिन्न अलग अलग होते हैं। तो उनके इंटरेस्ट के अनुसार आप लगातार जारी रखें, पेपर के स्टैंडर्ड को देखते हुए आप अध्ययन करें। सर, मैं सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अभ्यर्थियों को रहता है, क्योंकि एक अभ्यर्थी आते हैं जो हम पहले परीक्षाएं पास कर चुके होते हैं, वो एक इस रास्ते से निकल चुके होते हैं और उनके सामने ये रहता है कि हमने क्या पढ़ा, और नए अभ्यर्थी को यही रहता है कि कोई सफल अगर व्यक्ति हैं उस पद का, तो वो बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप थोड़ा सिलेबस वार बुक्स हमारे अभ्यर्थियों को बताएं कि कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। हाँ, मैं इस विषय पे थोड़ी विस्तार से आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अपना जो ये कॉलेज लेक्चर का जो एग्ज़ाम है, ये इसके 3 पेपर होंगे, ये आप सभी जानते भी हैं। एक पेपर जो होगा वो आपका जीके का होगा, जनरल नॉलेज का होगा, जिसमें राजस्थान का जो जीके है वो शामिल किया गया है। 2 पेपर जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें पेपर सेकंड और पेपर थर्ड उसको हम रखते हैं। अपना जो सेकंड जो पेपर है जूलॉजी का, उसमें जो सिलेबस जो कवर किया गया है, वो मेरा मानना है कि वो एक क्लासिकल या ट्रेडिशनल जो जूलॉजी है वो शामिल की गई है। और जो दूसरा जो पेपर है उसमें जो एडवांस जूलॉजी है या जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स या सेल बायोलॉजी है वो उसमें शामिल है। तो पहले मैं जीके के पेपर की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, वैसे वो मेरा वीक पॉइंट रहा था। जीके का जिन लोगों को आरएएस के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो राजस्थान जीके से 3rd ग्रेड की जिसने प्रिपरेशन किया या 2nd ग्रेड की किया, निश्चित रूप से वो उसका सॉलिड होगा। और ये मैं कहना चाहूँगा कि आप जीके को कम करके नया आंकें, क्योंकि हो सकता है कि सब्जेक्ट में आप निश्चित सर ये रहता है, देखने में आता है अक्सर कि जो साइंस का विद्यार्थी है, जो साहित्य का विद्यार्थी है,
और जो कॉमर्स का विद्यार्थी है जी सर। उनका हमेशा ही जीके वाला पोर्शन कमजोर रहता है, परंतु हमेशा ही एक उसको भाग के रूप में मानना है और आगे बढ़ना है, जैसा सर ने बताया। हाँ जी सर। तो मैं ये कहूंगा कि जो जीके है उसको भी आप उसको कम करके न आके उसको साथ साथ में पढ़ते रहें, उसको वो आपके सिलेक्शन करवा सकता है। अगर आप सब्जेक्ट में कहीं थोड़े कमजोर भी होते हैं तो बहुत सारे आपके ऐसे मित्र हैं जो जीके में कमजोर हैं, जैसा कि सर ने कहा कि साइंस के विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है, जैसा मेरे साथ भी हुआ। लेकिन अगर आपका जीके कमजोर भी रह जाता है तो आप मतलब निरुत्साहित मत होइए, सब्जेक्ट में आप और बेहतर करोगे, आपका सिलेक्शन होगा। तो अब मैं सब्जेक्ट की पर आता हूँ। तो जो अपना जो फर्स्ट पेपर है इसमें पहला जो टॉपिक है वो टेक्सोनोमी है, वर्गीकी है। वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत उसमें रखे गए हैं। तो इसके लिए बुक का इसी साथ डिस्कस कर दूं या? हाँ, साथ में बता। हाँ, तो मैं साथ में आपको बुक जो है वो इसी का डिस्कशन करता रहूँगा। तो टेक्सोनोमी के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप वीसी कपूर पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपने पहले वीसी कपूर पढ़ा है पीजी के दौरान या यूजी के दौरान, वैसे पीजी में ये बुक है वो लोग पढ़ते हैं, तो पीजी के दौरान अगर आपने वीसी कपूर पढ़ा है तो ही आप वीसी कपूर पढ़िए, अदरवाइज आप मत पढ़िए। क्योंकि अगर अब आप नए सिरे से वीसी कपूर को पढ़ना शुरू करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी नया होगा और वो टफ हो जाएगा, तो आप मत पढ़िए। आपने जो भी टेक्सोनोमी के लिए पढ़ा है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपने ग्रेजुएशन लेवल तक, मैं एक बुक बताऊँगा बॉटनी में जो वर्गीकी है उसमें एक बुक आती है, इसमें आरबीडी की आती है, रमेश बुक डिपो की। उसमें शुरुआत के जो 2-3 चैप्टर हैं उसमें टेक्सोनोमी के मूलभूत सिद्धांत जो हैं उसको बहुत ही सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया गया है। आप वो 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट है। साथ में आप जो अब टेक्सोनोमी में आगे जब हम दूसरा जो टॉपिक आता है वो इनवर्टिब्रेट्स का आता है, नॉन कोर्डेट्स का, तो उसमें भी शुरुआत के जो 2-3 चैप्टर हैं वो टेक्सोनोमी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, बेसिक्स जो हैं उसके बारे में 2-3 चैप्टर हैं वो आप पढ़िए। मैं आपको ये कहूँगा कि वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। आप इधर उधर कोई लंबी चौड़ी किताब लाएंगे, क्वेश्चन उससे कोई 1-2 बनेगा, कोई गहराई में 1-2 क्वेश्चन आता है, बाकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप उससे कर पाओगे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि या तो आप वीसी कपूर पढ़िए, अगर आप वीसी कपूर नहीं पढ़ते हैं तो मैंने जो आपको ये बताई बॉटनी की पुस्तक और जो अपने जूलॉजी में जो क्लासिफिकेशन से पहले जो कुछ 2-3 चैप्टर आते हैं वो आप पढ़ लीजिए। फिर आते हैं इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कोर्डेट्स पे। तो यहाँ पर नॉन कोर्डेट्स जो है उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उसमें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि कोटपाल उसके लिए द बेस्ट है। आपको किसी और अच्छी फॉरेन राइटर की बुक में जाने की जरूरत नहीं है। कोटपाल जो है वो हिंदी माध्यम में भी आती है, अंग्रेजी माध्यम में भी आती है, दोनों ही किताबें अच्छी हैं। अगर आप हिंदी माध्यम में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप हिंदी माध्यम की किताब पढ़ लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इंग्लिश माध्यम पढ़ लीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ लीजिए, लेकिन कोटपाल दी बेस्ट है। अगर आपने कोटपाल नहीं पढ़ा है, कोटपाल भी कुछ ज़्यादा मोटी है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप CBSE पढ़ लीजिए। लेकिन जो भी आप पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। जितना आप ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना आप पढ़ते हैं, कम से कम जो मैटर आपने पढ़ा है वो मैटर आप उसको अच्छी तरह से उसको याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो बार बार उसी को रिवाइज करें। ऐसा कभी ना करें कि एक बार आपने कोटपाल पढ़ा फिर आप CBSE पढ़ने लगे। ऐसा करोगे तो वो आपके लिए सबसे बड़ा एक आत्मघाती कदम होगा। मैं आपको ये कहूँगा किताब जो भी आपने चूज की है उसी को बार बार पढ़ें, क्योंकि अलग दूसरी किताब की एक अलग लैंग्वेज होती है, फिर तीसरी लैंग्वेज में जाओगे आप, ऐसा करोगे तो वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। तो आप एक किताब जो भी चूज कर रहे हैं उसको पढ़िए, उसको पूरे मनन के साथ उसका अध्ययन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी प्रकार दूसरा अगला जो है वो कोर्डेट्स का आता है। कोर्डेट्स में भी मैं यही कहूँगा, या तो आप कोटपाल पढ़ लीजिए, कोटपाल द बेस्ट है। कोटपाल नहीं कर सकते हैं तो आप CBSE की ग्रेजुएशन की जो भी बुक है जो आपने पहले पढ़ी है वो पढ़ लीजिए, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा बहुत सारे एनिमल्स के जो एग्जाम्पल्स पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, जो काफ़ी डीपली थे, मतलब जिन तक अपन जाते नहीं हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो जो एग्जाम्पल्स हैं आप उसको कम करके न आंकें। एग्जाम्पल्स जनरली जो किताबें हैं उनमें महत्वपूर्ण एग्जाम्पल ही दिए जाते हैं और प्रश्न में वो ही पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों जाति हैं, उनके एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, कोई नहीं कर सकता। तो आप जो प्रमुख एग्जाम्पल दिए गए हैं वो आप जरूर याद रखें। साथ साथ में इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि जो क्लासिफिकेशन है, यानी चाहे वो नॉन कोर्डेट्स है या कोर्डेट्स है, उसमें जो एलन की शीटें हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें भी जो उनके प्रैक्टिस सेट हैं, उन प्रैक्टिस सेट को आप सभी को हल कर लीजिए। हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया था और उसका जो थोड़ा लॉस भी मुझे हुआ, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मेरे जो स्कोर है वो सेकंड पेपर की बजाय थोड़ा कम है। तो वो प्रैक्टिस सेट आप जरूर हल करें। एलन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके आप जानते हैं, सभी जनरली उससे परिचित हैं, उसके जो प्रैक्टिस सेट है वो आप जरूर ले आएँ और उसको हल करें। किताबें आप जो भी पढ़िए लेकिन वो प्रैक्टिस सेट जरूर करें। उसके बाद में डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी इसी में शामिल है, DB परिवर्धन जैविकी।
परिवर्तन जैविक के लिए मैं कहूँगा, मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप गिलबर्ट पढ़ें, क्योंकि गिलबर्ट बहुत मोटी बुक है। आप अगर गिलबर्ट को लेके बैठ गए तो पूरे एग्जाम के दौरान आप गिलबर्ट ही कर पाओगे। जो भी आपको ऐसा कह भी रहा है तो वो सही नहीं कह रहा। आप ये कीजिए, अगर आपने गिलबर्ट पढ़ा है पहले तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बने हुए हैं, समझ जो है वो आपकी बनी हुई है, तो आप ये विश्वास रखें कि मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डीबी के वो मैं जानता हूँ। अब आपको ऐसी बुक सेलेक्ट करनी है जो बुक उस मैटर को पूरा कवर करे लेकिन वो संक्षिप्त में हो और सारी चीज़ें जो सार जो है उसमें शामिल हो जाए। आप सीबीएस पढ़ लीजिए, वैसे उसका लेवल थोड़ा कम है, लेकिन आरपीएससी के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन जो आरपीएससी ने पूछे जाते हैं वो मेरे हिसाब से ठीक रहता है। केसी सोनी की बुक आती है, अपने लोहिया कॉलेज में प्रोफेसर है केसी सोनी, बहुत अच्छी किताब है, आप वो पढ़ लीजिए। साथ में अगर आपको कहीं और कोई छोटी किताब मिलती है, बहुत सारी किताबें हैं, जरूरी नहीं है कि सबके नाम मुझे पता हो या आपको पता हो, कोई आपको और कहीं कोई किताब मिलती है आप उसको पढ़ लीजिए। लेकिन प्रैक्टिस सेट उसी में मैं आपको कहूँगा, पाथफाइंडर जो आता है उसका भी प्रैक्टिस सेट आते हैं, डीबी के जो क्वेश्चन है आप उससे भी हल कर लीजिए। इसी में फिर मैं आगे कंटिन्यू बढ़ता हूँ फर्स्ट पेपर में। इसमें इकोलॉजी है, इकोलॉजी में आपको वही बात कहूँगा। पाथफाइंडर मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि पाथफाइंडर की 3 किताबें आती हैं। पाथफाइंडर कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में चलता है, उसके 3 थ्योरी के वॉल्यूम आते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो तीनों वॉल्यूम आप ले आइए, आपके लिए निश्चित तौर पे बहुत फायदेमंद रहेंगे। ऐसा मैंने किया था और मैंने पाथफाइंडर पढ़ा था, बहुत ही जैसा कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने जैसा है उसमें, तो वो आप ले आइए। उसको अगर आप साथ साथ में पढ़ते हैं तो आपके लिए ज़रूर वो बेनिफिशियल होगा। तो इकोलॉजी है, इकोलॉजी के लिए मैं आप कुछ बुक सजेस्ट कर देना चाहता हूँ। पीडी शर्मा अच्छी बुक आती है, आप पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं फिर वही कहूँगा मत पढ़िए। पीडी शर्मा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लेकर मत बैठिए। आपने सीबीएस की कोई किताब पढ़ी है उसको पढ़ लीजिए। प्रैक्टिस सेट उसके भी आप रखिए, जो भी आपको अच्छे मिलते हैं वो कीजिए। इकोलॉजी के बाद में इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए मैं आपको एक ही किताब बताऊंगा, आप वो पढ़िए। रस्तोगी पब्लिकेशन की किताब आती है, उसको पढ़िए, इवोल्यूशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। साथ में मैं फिर कहूँगा पाथफाइंडर बहुत ही संक्षिप्त में लिखता है लेकिन बहुत अच्छा लिखता है, वो आपको सार अगर भी तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। उसके भी प्रैक्टिस सेट आते हैं, उससे भी आप क्वेश्चन हल कीजिए। फिर इथोलॉजी भी इसी में शामिल है, इथोलॉजी या व्यवहार विज्ञान। इसके लिए मैं आपको एक बुक कहूँगा और आपको उससे द बेस्ट कहीं नहीं मिलेगी। रीना माथुर की किताब आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है, हिंदी मीडियम में भी, जो भी आपको सूटेबल हो आप ले आइए। हिंदी मीडियम वाली अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहें तो वो मैं कहूँगा कि आप अंग्रेजी के चक्कर में मत पढ़िए कि मुझे अंग्रेजी से पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रश्न पत्र है वो दोनों भाषाओं में आता है, तो आप हिंदी माध्यम की किताब ले आइए, उसको पढ़ लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगी। साथ में इसके साथ बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को जोड़ा हो गया है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए रीना माथुर की जो बुक मैंने आपको बताई एनिमल बिहेवियर की, उसमें कुछ जो चैप्टर हैं वो बायोडाइवर्सिटी के भी हैं, वो आप वहाँ से कीजिए। पिछला जो मेरा अनुभव है प्रश्न पत्र का, बहुत सारे क्वेश्चन थे वो बायोडाइवर्सिटी से आए थे, तो वो रीना माथुर की जो बुक है वो आपके लिए निश्चित तौर पे वहाँ फायदेमंद रहेगी। साथ में मैं आपको ये कहूँगा कि 11th में राजस्थान बोर्ड की किताब लगती है जिसमें बायोडाइवर्सिटी और जो वाइल्ड लाइफ है उससे रिलेटेड 3-4 चैप्टर हैं जो लास्ट में हैं। 11th की बायोलॉजी की किताब, आप उन चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन एकदम सिंपल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल पुट कर दिया जाता है और हमें पता नहीं होता है, और वो जो एग्जाम्पल आपको एक 9th और 10th की किताब में मिल जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये तो हमने इस किताब को अगर देखा होता तो हम कर लेते। तो वो जो चैप्टर हैं वो आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल या जो डेट है वो वही पूछी जाती है जो ज़्यादा कॉमन होती है या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे कोई उठा के कहीं से भी कुछ नहीं पूछा जाता है, ये आप मान के चलिएगा। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल के चक्कर में ना पढ़ के कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो उस चैप्टर में दिए गए हैं वो आप याद रखें, क्योंकि आरपीएससी जो है वो क्या जनरली क्या करते हैं, एक सीधा सा कोई एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, जैसे पिछले बार हुआ था, या डेट पूछ लेते हैं कि उस सेंचुरी की स्थापना कब हुई थी, उस अभ्यारण्य की स्थापना, जो जीके में जनरली पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में मिल जाएंगे जो पूछे गए थे। तो ये तो बात हुई फर्स्ट पेपर की। अब मैं आता हूँ सेकंड पेपर पे। तो मैंने कहा कि ये जो एडवांस जो जूलॉजी है वो सेकंड पेपर में है। इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि पाथफाइंडर का जो यहाँ पर जो पाथफाइंडर की बुक है इस पेपर के लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। पाथफाइंडर के जो 3 वॉल्यूम हैं, इस पेपर में सबसे पहले जेनेटिक्स की बात कर लेता हूँ। तो जेनेटिक्स जो है
वो जेनेटिक्स के लिए आपने चाहे पहले से बेंजामिन पढ़ रखी हो, ग्रिफिथ पढ़ रखी हो, या सेल बायोलॉजी की आपने लोडिस पढ़ रखी हो, बहुत अच्छी बुकें हैं, एमएससी के दौरान पढ़ते भी हैं जनरली, मैंने भी पढ़ी हैं। लेकिन आप यहाँ उनको लेकर बैठोगे वो बिल्कुल भी उचित नहीं है या आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं यही कहूँगा आपके जो विषय के प्रति समझ है वो उन किताबों से बनी हुई है, और समझ जो है वो कभी भूलते नहीं है। हम एग्जाम्पल भूल जाते हैं, कुछ डेट हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जो समझ जो बन जाती है वो बनी रहती है, और समझ जो है वो जरूर एग्जाम में काम आती है। तो यहाँ पर आपको मैं यही कहूँगा पाथफाइंडर से आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, सेल बायोलॉजी आप पाथफाइंडर से कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन ये सारी चीज़ें हैं वो आप पाथफाइंडर से कर सकते हैं। उसमें मैं यही कहूँगा बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन सारगर्भित दिया हुआ है, और उसके साथ साथ जो उसके प्रैक्टिस सेट हैं वो आप सोल्व आउट कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। हाँ, इसी में ही जो है वो एनिमल फिजियोलॉजी है। तो एनिमल फिजियोलॉजी के लिए मैं आपको दो बातें बताऊँगा। एनिमल फिजियोलॉजी वैसे बहुत ही एक विस्तृत और बड़ा विषय है, आपने पहले भी इससे रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर अब आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। तो मैं आपको ये कहूँगा यहाँ पर एलन की जो सीट है उसकी प्रैक्टिस सेट रखिए अपने पास। केसी सोनी की जो मैंने पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूँ, केसी सोनी की जो अपने लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर हैं जिनकी चर्चा मैंने पहले की है, उनकी बुक आती है एक एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी नाम से भी आती है, और एक आती है एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के नाम से। तो आप उनमें से कोई भी बुक ले आइए, एनिमल फिजियोलॉजी बहुत अच्छी उसमें दी गई है, कोई भी क्वेश्चन मुझे लगता है जहाँ तक उससे आउट नहीं आएगा, आरपीएससी का जो पेपर है उससे आउट नहीं आएगा, तो वो वहाँ से आप कीजिए। साथ में अगर आपको कोई मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोई अगर आपको किताब मिल जाती है, कोई नर्सिंग का आपका कोई मित्र है जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है या कोई और एएनएम जीएनएम की कर रहा हो, अगर वहाँ से कोई आपको छोटी जिसमें एनाटॉमी थोड़ी अच्छी दी हुई आती है तो वो अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो वो पढ़ लीजिए। मैंने ऐसा किया था। तो एनिमल फिजियोलॉजी आप वहाँ से कर लीजिए। बाकी बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, वो आप पाथफाइंडर से कीजिए। साथ में बायोकेमिस्ट्री भी इसी में शामिल है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए जो जीसी जैन है उसकी बुक आती है, अच्छी बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है, टाइम मैनेजमेंट में वो अगर सेट नहीं हो रहा है तो आप उसको छोड़िए, आप उसको भी फिर जो पाथफाइंडर से करने का प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, एक जो पेपर है टेक्निक्स का, जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, एलाइजा है, सेंट्रीफ्यूजेशन है, माइक्रोस्कोपी है, वो टेक्निक्स का है। और बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं उनके ऐसे फ़ोन आते हैं कि सर टेक्निक्स के लिए क्या पढ़ें। बिल्कुल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर मैं थोड़ी आपको बता देना चाहता हूँ। टेक्निक्स के लिए आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, पीजी लेवल पे भी हमने बहुत सारी किताबें देखी हैं या उनको पढ़ने का प्रयास भी किया है, क्योंकि टेक्निक्स को समझना थोड़ा टफ रहता है। टेक्निक्स का जो प्रश्न है, अगर हम नेट के लिए जा रहे हैं तब हमको एक अच्छी बुक पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन आता है, वहाँ पर अब हमको अगर उसकी पूरी समझ है तभी हम उसका आंसर कर पाते हैं। लेकिन जहाँ तक आरपीएससी का सवाल है, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, पाथफाइंडर का एक तीसरा वॉल्यूम जो अभी कुछ सालों पहले उन्होंने निकाला है, पहले उनके 2 ही वॉल्यूम आते थे, तीसरा जो वॉल्यूम है वो टेक्निक्स पे ही है, वो किताब आप ले आइए। इंग्लिश मीडियम में आती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसको समझने के लिए, वैसे भी वो बहुत सारगर्भित लिखते हैं। वो किताब आप ले आइए। अगर आपकी पहले से थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है टेक्निक्स के बारे में, उस किताब को पढ़िए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी प्रश्न उससे बाहर नहीं होगा, और जहाँ तक आरपीएससी का प्रश्न है। तो ये मैंने दोनों सब्जेक्ट की बात कर ली, उस पर जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं, मैं आपको वही कहूँगा पढ़िए, वहीं जो आपको अच्छा लगता है मैं आपको राय दे सकता हूं। लेकिन जो बुक मैंने बताई हैं, अगर आपने उनको कहीं नहीं पढ़ा है तो आप मत पढ़िए। आपने जो पहले पढ़ा है आप वो पढ़ लीजिए, लेकिन उसको बार बार पढ़िए, पूरे मनोयोग से पढ़िए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। देखिए सर ने जैसे हमें बताया, जैसे मैंने समझा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कुछ न कुछ रामबाण होता है, वैसे ही सर ने बताया कि पाथफाइंडर्स की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली का, उसकी जो 3 वॉल्यूम है वो जूलॉजी वालों के लिए एक रामबाण है। जी सर, मैं ये दोबारा ये कहना चाहूँगा कि जो आपका सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर के लिए मैं नहीं कह रहा, फर्स्ट पेपर के लिए नॉन कोडेट्स कोडेट्स वो आप उससे मत पढ़िए, वो उसमें बहुत ही कम है और वो ठीक भी नहीं है। क्योंकि आरपीएससी का जो जहाँ तक मेरा मानता है कि उनका क्वेश्चन अगर वो टफ बनते हैं तो फर्स्ट पेपर पे बनते हैं। सेकेंड पेपर जो है, जो एडवांस जूलॉजी जिसको मैं कह रहा हूँ, वो अगर आप पाथफाइंडर से कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप जो है वो क्वेश्चन कर पाएंगे और आपकी जो है वो सफलता है, वो उसके सक्सेस के जो चांसेज हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। दूसरा कि प्रैक्टिस सेट बार बार, जैसे हर प्रतियोगी परीक्षा में हम वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं होती हैं, ऑब्जेक्टिव जो परीक्षाएं होती है,
उनमें ये रहता है कि प्रैक्टिस सेट हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट भी हमारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बाकी सर ने सिस्टमेटिक सभी बुक्स के बारे में आपसे बात की, जूलॉजी की, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और हमारा ये मकसद भी है कि प्रत्येक विद्यार्थी को घर बैठे मार्गदर्शन मिले, और मार्गदर्शन उन साथियों से मिले, विद्वान और विदुषी साथियों से मिले, जो पहले से ही इस पद पर काबिज है और शिक्षा ने उनको बहुत कुछ दिया है, और हम थोड़ा सा उसका ऋण उतार पाएँ। इसी कड़ी में हमने सर से मुलाकात की। मैं सर को कहूँगा कि आप अंत में कोई हमारे अभ्यर्थियों को संदेश देना चाहे तो। जी हाँ, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने मन में एक सकारात्मक विचार लाइए, नकारात्मक लोगों से मत मिलिए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि 30 पोस्ट हैं, इतना कंपटीशन है, हज़ारों फॉर्म भरे जाएंगे, हमारा सिलेक्शन तो मुश्किल है, नहीं होगा। ऐसे लोग निश्चित तौर पे आपको डिमोरलाइज करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। जो सकारात्मक लोग हैं, जो आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, ऐसे लोगों से मिलिए। जैसे सर हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप मिलते रहिए जिसमें आप एक सकारात्मक ऊर्जा आप में बनी रहे। खुद पे विश्वास रखिए, उत्साह जो है वो निरंतर बनाए रखिए। कभी भी अगर आपको लगे कि ये ऐसा नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, तो जो आपके मित्र हैं, जो मोटिवेशनल जो मित्र हैं, आपको प्रेरित करते हैं, उनसे बात कर लीजिए, ज़रूर आपको मोटिवेशन मिलेगा। अपने आप में विश्वास बनाए रखिए और खुद से झूठ मत बोलिए। खुद से झूठ बोलने का मतलब है कि आपने 5 घंटे आप किताब के सामने बैठे रहे, 3 घंटे आपने मोबाइल चलाया, 2 घंटे आपने किताब पढ़ी, और आप खुद से कह रहे हैं कि मैंने 5 घंटे पढ़ा, लेकिन आपको पता है कि आपने सिर्फ 2 घंटे पढ़ा है। तो खुद से झूठ मत बोलिए, हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क के साथ साथ मैं फिर कहूँगा स्मार्ट वर्क कीजिए। अब स्मार्ट वर्क की जरूरत है, क्योंकि हार्ड वर्क आप पहले कर चुके हैं। वो हार्ड वर्क के ऊपर अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। सफलता आपको जरूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमें अमूल्य समय दिया। हार्दिक धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।